स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलिफाइड। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है इंडियन पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो जो पहला लेक्चर था उसमें हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किए थे और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 उसमें हमने पढ़ लिया था। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का ही ओवरव्यू है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सिलेक्ट करते थे गवर्नर ऑफ बंगाल को, ठीक है, जो कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन चुका था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लग गया, ठीक है। ए न्यू बॉडी वाज क्रिएटेड विच इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इट हैज 4 मेंबर्स, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, जिसमें 4 मेंबर्स थे और ये जो है ये एडवाइस करती थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। इसी तरीके से जो गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास थे, दे वर मेड सबऑर्डिनेट्स ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया गया। अब ये कोई भी काम बगैर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पूछे नहीं कर सकते थे। चाहे इनको कोई भी ट्रीटी साइन करनी हो, किसी के साथ वॉर करना हो, कुछ भी करना हो, इनको किसकी परमिशन लेनी जरूरी थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। तो ये कुछ मेजर प्रोविजंस थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के। तो अब हम अपना नेक्स्ट एक्ट जो है वो पढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट एक्ट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ये पास हुआ था 1784 में। इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, ये पास क्यों हुआ था। ये पास हुआ था जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 थी उनकी कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने 11 ईयर्स तक, यानी 1773 से 1784 तक रेगुलेटिंग एक्ट के परफॉर्मेंस को इंडिया में एसेस किया। उनको जाना कि हमने जिस एम के साथ, जिस लक्ष्य के साथ रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया है 1773 में, ये अपने लक्ष्य को पूरा कर पा रहा है, अपने काम को कर पा रहा है ग्राउंड पे कि नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने इसको एसेस किया 11 ईयर्स तक। तो उसके बाद इनको इस एक्ट में जो भी कमियां नजर आई, उन कमियों को उन्होंने दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पास किया, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को बनाया था विलियम पिट्स ने। विलियम पिट वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। विलियम पिट प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका पूरा नाम था विलियम पिट द यंगर। तो इन्होंने इस एक्ट को बनाया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था कि जो 1773 का एक्ट था, उस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटेन के क्राउन के कंट्रोल को थोड़ा सा बढ़ाया था। ब्रिटेन के क्राउन ने अपने शिकंजे को कसना चालू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर थ्रू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। तो उसी कंट्रोल को और ज्यादा बढ़ाया गया इस पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के द्वारा, ठीक है। ब्रिटेन की क्राउन, ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपने कंट्रोल को और ज्यादा बढ़ा रही है इस एक्ट से, ठीक है। 1773 के एक्ट से तो केवल रेगुलेट ही कर रही थी मैटर्स को। किसी भी मैटर को ब्रिटेन की सरकार ने, ब्रिटेन के क्राउन ने अपने हाथ में डायरेक्टली नहीं लिया था, केवल मैटर्स को रेगुलेट कर रहे थे। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा तो कई सारी चीजों को, कई सारे अफेयर्स को ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने डायरेक्टली अपने हाथ में ले लिया, ठीक है, टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। और ये कंट्रोलिंग का मामला चालू क्यों हुआ था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन बहुत ज्यादा था, उसके एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा करप्ट हो चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चल रही थी, एम्प्लॉय अमीर होते जा रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए अब ये जो एक्ट्स हैं ये पास हो रहे हैं, ठीक। तो अब हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के मेजर प्रोविजंस को पढ़ते हैं। तो इसका जो सबसे मेजर प्रोविजन है वो ये है कि इट डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल फंक्शंस ऑफ कंपनी, ठीक है। इस एक्ट ने कंपनी के जितने भी काम थे, जितने भी फंक्शंस थे, उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक को कहा ये कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस हैं और एक को कहा ये कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शंस हैं। पॉलिटिकल फंक्शंस में बेसिकली इन्होंने मिलिट्री, सिविल और रेवेन्यू से रिलेटेड चीजों को रखा और कॉमर्शियल फंक्शंस में ट्रेड से रिलेटेड चीजों को रखा,
ठीक है, तो इन्होंने कंपनी के फंक्शंस को डिवाइड कर दिया। एंड टू मैनेज दिस पॉलिटिकल फंक्शन दे हैव क्रिएटेड ए न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो कंपनी के जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे इनको मैनेज करने के लिए इन्होंने एक नई बॉडी बनाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये जो कॉमर्शियल फंक्शंस थे इनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही मैनेज करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बारे में मैंने डिटेल में आपको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में बता दिया था, ये पुराना ही है। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो लेकिन जो पॉलिटिकल मैटर्स थे इनको मैनेज करने के लिए उन्होंने नई बॉडी बनाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब मैं जरा आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैड 6 मेंबर्स, इसमें 6 मेंबर थे। ठीक है ना, जो स्टेट ऑफ सेक्रेटरी होते थे ब्रिटेन की कैबिनेट में वो इसके चेयरमैन होते थे। ठीक, इसके अलावा एक मेंबर होते थे जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर होते थे ब्रिटेन की कैबिनेट में, और 4 मेंबर्स को वहां के किंग नॉमिनेट करते थे। तो इस तरीके से बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसमें 6 मेंबर्स थे, और ये 6 के 6 मेंबर्स ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है दे वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, एंड दिस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनको कौन नॉमिनेट करता था, कौन सेलेक्ट करता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स होते थे। तो इस वजह से ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है इनको आप कह सकते हो कि ये रिप्रेजेंट करते थे कंपनी के मालिकों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रिटेन की क्राउन को। ठीक, तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि अब जो कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स थे, पॉलिटिकल फंक्शंस थे, इनको थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा ब्रिटेन की क्राउन ने डायरेक्ट अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल कहा था कि अब आप केवल कॉमर्शियल फंक्शंस को ही मैनेज करेंगे थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से अब आप केवल कॉमर्शियल फंक्शंस को ही मैनेज कीजिए, जो पॉलिटिकल फंक्शंस है उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज करेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसको कौन अपॉइंट करेगा, उसको हम अपॉइंट करेंगे, ब्रिटेन की सरकार अपॉइंट करेगी। तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स, सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल मिलिट्री सिविल ऑपरेशंस एंड रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो अपर हैंड है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का है तो यानी कि किसका है, ब्रिटेन की सरकार का है। ठीक है, तो इस एक्ट से ड्यूल गवर्नमेंट चालू हुआ विद इन द कंपनी। ड्यूल गवर्नमेंट कैसे, एक दो पैरेलल बॉडीज हो गई ना, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कॉमर्शियल फंक्शन एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द political functions, and the court of directors was the representative of company shareholders and the board of control was the representative of British crown, British government। ठीक है, और ये जो सिस्टम था ये 1858 तक चला, जब तक कि ब्रिटेन की क्राउन ने डायरेक्टली सारे के सारे मैटर्स अपने हाथ में नहीं ले लिए। 1858 में ब्रिटेन की क्राउन ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था, कॉमर्शियल सब कुछ भी नहीं छोड़ा था इनके हाथ में। ठीक है, तो 1858 तक यही ड्यूल गवर्नमेंट का फंक्शन चलता रहा। ठीक है, अच्छा, ये पहला एक्ट था जिसमें कि जो ब्रिटिश कंपनी की जो टेरिटरी थी, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी थी इंडिया में, इसको ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया। उन्होंने कहा कि अब ये कोई ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी नहीं है, बल्कि ये इंडिया में ब्रिटिश पोजेशन है। तो इस तरीके से अपना कंट्रोल फिर से बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया था जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, इसमें 4 मेंबर्स थे। ठीक है, लेकिन इसके साइज को पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा घटा दिया गया। जो पहले 4 मेंबर्स थे अब इसमें केवल 3 मेंबर्स रह गए। ठीक है, और इसमें एक मैंडेटरी प्रोविजन ये डाल दिया गया कि ये जो 3 मेंबर्स होंगे इनमें से एक मेंबर होगा कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया। यानी कि ब्रिटिश आर्मी का वो कमांडर इन चीफ जो इंडिया में है वो अब क्या होगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की होगी उसका एक मेंबर होगा। मैंडेटरी था ये।
ठीक है। इसके अलावा भी इसमें एक दो प्रोविजंस थे, जैसे इसमें एक प्रोविजन था कि जो भी कंपनी के ऑफिसर्स अपॉइंट हो गए इंडिया में, वो अपने अपॉइंटमेंट के 2 मंथ्स के अंदर अपने सारे के सारे एसेट्स और प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, ताकि ये पता चल सके कि वो उनके पास कितनी प्रॉपर्टी थी और यहां पर अपॉइंटमेंट होने के बाद उन्होंने कितना कमाया। ठीक है ना। तो दिस प्रोविजन वाज टू कर्ब द करप्शन इन ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये कुछ मेजर प्रोविजंस थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के। ठीक है, अब इसका आउटकम क्या हुआ? इसका पहला आउटकम तो यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपने कंट्रोल को बढ़ा दिया ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने, और अब जो कई मामले थे उनमें सुप्रीम जो अथॉरिटी थी वो ब्रिटेन गवर्नमेंट की हो गई। किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। ठीक है ना, थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल दे एक्सरसाइज द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी। ठीक है, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट को मेजर फेलर भी बोला जाता है। मेजर फेलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, इनको ढंग से इसमें डिफाइन नहीं किया गया था। कई जगह पर ये ओवरलैप हो रहे थे। ठीक है, और जो इसमें जो सबसे ज्यादा फंसा था वो फंसा था बेचारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि वो इन दोनों बॉडीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था। उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी जवाब देना होता था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी जवाब देना होता था। अब कई मैटर ऐसे होते थे कि उसमें ये कुछ अलग बात बोल रहे हैं और ये कुछ अलग बात बोल रहे हैं, तो ग्राउंड पे फिर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको अपने डिस्क्रिशन से काम लेना पड़ता था। ठीक है, तो इस एक्ट ने ये कंफ्यूजन भी क्रिएट किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के क्या काम होंगे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के क्या काम होंगे। ठीक है, हालांकि आगे एक्ट्स में फिर इस चीज को रेक्टिफाई किया गया, लेकिन ये इस एक्ट का एक ड्रॉबैक भी था। ठीक है, ये पिट्स इंडिया एक्ट को अगर हम फ्लो चार्ट से देखते हैं तो आप इसको ऐसे समराइज कर सकते हैं। इंडियन अफेयर्स, इनको मैनेज करने के लिए अब 2 बॉडी हो गई। एक हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि नई बॉडी बनी इस एक्ट के द्वारा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले से ही थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में मैंने आपको बताया कि 6 मेंबर्स थे। ठीक है, एक तो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि इसके चेयरमैन भी होते थे, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे इसके 1 मेंबर, और 4 मेंबर्स को किंग नॉमिनेट करते थे। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को आपको पता है कंपनी के शेयर होल्डर्स बनाते थे, वो नॉमिनेट करते थे। इसमें 24 डायरेक्टर्स होते थे। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये मैनेज करता था पॉलिटिकल अफेयर्स को, पॉलिटिकल यानी कि सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू रिलेटेड अफेयर्स, और ये मैनेज करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर केवल कॉमर्शियल अफेयर्स को। और ये दोनों के दोनों जो अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करवाते थे वो एग्जीक्यूट करवाते थे थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो इसकी अब ये दोनों के दोनों अब ये रिस्पॉन्सिबल था इन दोनों बॉडीज के लिए। इस वजह से इसको ग्राउंड पे अपने डिस्क्रिशन से काम लेना पड़ता था अगर कहीं पर भी इन दोनों के ऑर्डर ओवरलैप करते थे तो। ठीक है, ये भी बात मैंने आपको बता दी कि जो इसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसमें कि पहले 4 मेंबर्स थे, 4 मेंबर्स थे, अब उसमें केवल 3 मेंबर रह गए। उसकी साइज को कम कर दिया गया, और जो कमांडर इन चीफ था ब्रिटिश आर्मी का इंडिया में, वो इसका एक मैंडेटरी मेंबर नियुक्त होता था, अपॉइंट होता था। ठीक है, तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब हम अपने नेक्स्ट एक्ट पे चलते हैं, विच इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, इसके पहले एक चार्टर एक्ट और आया था 1793 में, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कोई ऐसे खास प्रोविजंस नहीं है, इस वजह से हम उसको पॉलिटी में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पढ़ते हैं। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में जो मेजर प्रोविजन था वो ये था कि नाउ ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट कैन ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटेन की कोई भी कंपनी, कोई भी आदमी अब इंडिया में आके ट्रेड कर सकता था, जो कि पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी इंडिया में ट्रेड करने की। उस मोनोपोली को चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने खत्म कर दिया। अब ब्रिटेन की कोई भी कंपनी, कोई भी आदमी इंडिया में आके ट्रेड कर सकता था। लेकिन 2 चीजों में अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बाकी थी, वो थी ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ठीक है, चाय में ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड, ये अभी भी एक्सक्लूसिव राइट्स थे केवल किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। इसमें ब्रिटेन की कोई और कंपनी या कोई और आदमी ट्रेड नहीं कर सकता था।
तो ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना वाज द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी सारी चीजों को, बाकी सब चीजों में ट्रेड करने के लिए ब्रिटेन की सारी कंपनियों को, सारे लोगों को इस एक्ट ने अलाउ कर दिया। ठीक है, तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का मेजर एक प्रोविजन था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने इंडिया में क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने का भी एक प्रोविजन इस एक्ट में किया और कहा कि जो मिशनरीज हैं नाउ दे कैन कम टू इंडिया एंड वो क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए अपने जो भी काम करती हैं वो कर सकती हैं। ठीक है, और इन्होंने कलकत्ता में पहला बिशप भी अपॉइंट करवा लिया जो मिशनरीज थी। ठीक है, तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के मेजर प्रोविजन थे। अच्छा, चार्टर एक्ट के बारे में आपको और बता देता हूं। इनको चार्टर एक्ट इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट यानी कि चार्टर देते थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अमूमन ये एक्सक्लूसिव राइट्स जो होते थे वो 20 ईयर्स के होते थे। ठीक है, ये जो चार्टर, जो एक्सक्लूसिव चार्टर ग्रांट होते थे ये 20 ईयर्स के लिए ग्रांट होते थे। जैसे 1793 का चार्टर एक्ट आया, उसमें 20 ईयर्स का एक्सक्लूसिव राइट दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने के लिए, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार था इंडिया के ऊपर उसको 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, और कहा कि वहां पर और कोई दूसरी कंपनी नहीं जाएगी, जो आपका अधिकार है वो आपका ही अधिकार रहेगा। ठीक है, तो 1793 से 1813 आया, फिर 1813 में चार्टर एक्ट आया और इस चार्टर एक्ट से इनके चार्टर को, इनका जो एक्सक्लूसिव राइट्स था उसको 20 ईयर्स के लिए और बढ़ा दिया गया 1833 तक। फिर 1833 में चार्टर एक्ट आया, 1833 फिर इनके 1833 के चार्टर एक्ट से इनके 20 ईयर्स को और बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया 1853 तक। तो इस तरीके से इन चार्टर एक्ट्स के द्वारा जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक्सक्लूसिव राइट्स थी इंडिया के ऊपर उसको एक्सटेंड किए जा रही थी, 20-20 साल से बढ़ाया जा रही थी बस। लेकिन उन राइट्स को तो बढ़ा रही थी, लेकिन इनके ऊपर अपने कंट्रोल को भी बढ़ा रही थी और इंडिया के अफेयर्स को अब वो अपने हाथ से मैनेज करना चाह रही थी। ठीक है, तो ये इस वजह से इनको चार्टर एक्ट कहा जाता था। तो दोस्तों आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं। ये दो एक्ट्स आज हमने पढ़े, आगे के जो एक्ट्स हैं वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर कीजिए ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर्स के वीडियोज हैं वो टाइमली आपके पास पहुंचते रहें। थैंक यू।